Hi everyone, I'm Skandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and yes, you all are waiting for these sessions. This is new labor codes. Yes, we are discussing code on wages और आज हम देखने वाले हैं सेशन 9. इससे पहले एक क्विक सा रिकैप देखते हैं. अगर आप रिकैप नहीं देखना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं 1-2 मिनट आगे, लेकिन अगर एक बार देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि पीछे हम क्या क्या मिस कर चुके हैं. 1 से लेके 8 तक के सेशंस में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है. कोड ऑन वेजेस 2019 चल रहा है. ये हम धीरे धीरे बेयर एक्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं. आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा. अगर आप देख रहे हैं रेडी टू गेट अपडेट पर, तो यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी मेंबरशिप. इनिशियली 6-7 सेशंस फ्री है, वो आप चेक कर सकते हो. रेडी टू अपस्किल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसे ही देख सकते हो. तो चलिए, हमने सबसे पहले चेक किया था इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी डिस्कस किया जो कि चला हमारे 4th सेशन तक. 5th सेशन में हमने चेक कर लिया था चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस 5 to 14 सेक्शन तक. उसके बाद सेशन 6 and 7 में हमने चेक किया चैप्टर 3 जो कि है पेमेंट ऑफ वेजेस, जिसमें 20 से लेकर 25 सेक्शंस हमने डिस्कस करे. सेशन 8 में हमने देखा चैप्टर 4 जिसमें पेमेंट ऑफ बोनस हमने स्टार्ट किया है. ये थोड़ा सा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपको लग सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं एक एक सेक्शन इसमें डिस्कस कर रही हूँ. जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सेक्शन 26 जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया बिकॉज यहाँ पर हमारे कुछ 9 सबसेक्शंस थे. ओके, एलिजिबिलिटी फॉर बोनस. आई होप सो आपने चेक कर लिया होगा. नहीं करा है, पिंड कमेंट से आपको ये सेशंस मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 27 देखेंगे, 28 देखेंगे, 29 और हम ट्राई करेंगे कि 30 सेक्शन भी हम कंप्लीट कर लें. ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं, और वो क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करें. इसके साथ 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप चल रही है जिसमें हमने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कंप्लीट कर लिया है और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 चल रहा है जिसके 3 सेशंस आ चुके हैं. 3 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, तो आप ये सारे सेशंस चेक कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं सेक्शन 27 प्रपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस. प्रपोर्शनेट क्या मतलब है? प्रपोर्शन में हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं बोनस की कुछ केसेस में. क्यों होगी? चलिए, वेयर एन एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क फॉर ऑल द वर्किंग डेज, जहां भी एम्प्लॉय सारे वर्किंग डेज में काम नहीं कर रहा है. सिंपल है, अगर वो सारे वर्किंग डेज में काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे पूरा बोनस नहीं मिलेगा. ये एक नॉर्मल बात है. इन एन अकाउंटिंग ईयर, किसी अकाउंटिंग ईयर में, द मिनिमम बोनस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26 जो पीछे हम डिस्कस करके आए हैं सेक्शन 26 में, इफ सच बोनस इज हायर देन, अगर वो बोनस हायर हो रहा है 8 and 1/3%, 8.33% ऑफ द सैलरी or wage of the days such employee has worked in that accounting year shall be proportionately reduced. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि कैलकुलेट करना है हमें मिनिमम बोनस. ठीक है, हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो सारे वर्किंग डेज काम नहीं कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर में. अगर फुल ईयर में आपने सारे वर्किंग डेज जितने थे उसमें काम नहीं किया है तो ऑब्वियसली कुछ प्रपोर्शनेट डिडक्शन होगा आपके बोनस में से. अब कैसे होगा? जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ओनली पार्ट ऑफ द ईयर, वहां पर उन्हें बोनस जरूर मिलेगा सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग, लेकिन हम उसे रिड्यूस कर देंगे प्रोपोर्शनेटली बेस्ड ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज दे वर्कड और फुल ईयर नहीं. ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं. जैसे कि एक एम्प्लॉय है जो कि एलिजिबल है फॉर मिनिमम बोनस. ठीक है, 8.33% ऑफ एनुअल वेजेस या फिर 100 विच एवर इज हायर, जो भी हायर होता है, यही हमने पीछे पढ़ा था. बट उसने काम किया सिर्फ 6 months, हाफ द ईयर, then minimum bonus will be half of what a full year employee would get. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जब 6 months काम किया है तो हाफ ही मिलेगा उसको. ठीक है, हाफ ही हम बोनस पे करेंगे. इसमें अगर हम देखें कि की पॉइंट क्या है, तो एम्प्लॉयज जो कि फ्यू डेज काम कर रहे हैं वो भी अपना बोनस लूज ना करें. अगर उन्होंने कम काम किया है तब भी हम उन्हें बोनस दे दें, लेकिन कैलकुलेट हम किस बेसिस पे करेंगे? क्योंकि सब कहेंगे भाई हम तो पूरे साल काम कर रहे हैं तब भी हमें इतना बोनस मिल रहा है और एक पर्सन सिर्फ हाफ ईयर काम कर रहा है उसे भी उतना ही बोनस मिल रहा है, तो यार दिस इज नॉट फेयर. ओके, सो इसीलिए उन्होंने प्रपोर्शनेटली कर दिया कि भाई आपने जितने डेज काम करा है उतना ही बोनस आपको मिल जाएगा, कैलकुलेटेड ओनली फॉर द पीरियड दे एक्चुअली वर्कड. इसमें इतनी बात करिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 28. अब सेक्शन 28 क्या कह रहा है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज. कंप्यूट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज. कैसे कंप्यूट करेंगे? फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 27, ऊपर 27, an employee shall be deemed to have worked in an establishment in any accounting year also on the days on which, ठीक है, on which उसे माना जाएगा. डीम्ड वर्ड का मतलब होता है माना जाएगा कि उसने काम किया है. कौन से डेज पे? द डेज ऑन विच he has been laid off under an agreement or as permitted by standing orders under the Industrial Employment Act or under
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। इसमें ये माना जाएगा कि जो एम्प्लॉय है उसने काम किया है किन डेज में, अगर उसे लेड ऑफ कर दिया गया है बाय एन एग्रीमेंट, उस दिन भी जिस दिन वो लेड ऑफ हुआ वो डे भी माना जाएगा, और एज परमिटेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो कि परमिट होगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स से अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ये हम इन एक्ट्स में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। ही हैज बीन ऑन लीव विद सैलरी और वेजेस, वो रहा है सैलरी और वेजेस पे लीव पे, मतलब पेड लीव है, तो भी माना जाएगा कि वो वर्क करा है उसने। ऑब्वियसली पर्सन की लीव किस लिए होती है, इसीलिए होती है ना कि उसे उस दिन की सैलरी मिले, तो वो वर्किंग डे में काउंट होगा। He has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of his employment। अगर temporary disablement है, like days the employee was temporarily disabled due to workplace accident, कोई workplace accident हुआ और वो temporarily disabled हो गया, वहां पर काम नहीं हुआ, नहीं करा उसने, तो वो भी day worked ही माना जाएगा। The employee has been on maternity leave with salary or wages during the accounting year, अगर फीमेल एम्प्लॉय है वो पेड मैटरनिटी लीव पर है तो वो भी माना जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं था काम पे, तो कुछ स्पेशल डेज बताए गए हैं, उन्हें हम इंक्लूड करेंगे, उन्हें हम मानेंगे कि वो वहां पे था, डीम्ड। ठीक है, तो ये जो स्पेशल डेज हैं ये स्टिल काउंट होंगे टुवर्ड्स देयर डेज वर्क्ड, कि आपने उस दिन काम किया है। जब हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम बोनस, हम उसे यहाँ से हटाएंगे नहीं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में जैसे हमने 6 मंथ्स लिया था, तो वो 6 मंथ्स में वो वाले डेज भी जुड़े हुए होंगे जहां पे उन्होंने इन 4 वजह से काम नहीं किया होगा एक्चुअल में, लेकिन वो डीम्ड माना जाएगा। तो अगर जो हमें ये 4 क्लॉजेस दिए हुए हैं ABCD, इनके वजह से एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, तो भी हम उसे वर्कड डेज में ही मानेंगे। चलिए, ये है कॉम्प्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज। जब हम 27 में प्रोपोर्शनेट नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नीचे गाइडलाइन 28 में दे दी कि आप उसे कैलकुलेट ऐसे करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 29 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, प्लीज मुझे जरूर बताएं, बिकॉज मुझे मैसेजेस बहुत कम आ रहे हैं। ओके, एंड क्वेरीज है वो भी मुझे जरूर बताएं। चलिए, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, एन एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस अंडर दिस कोड if he is dismissed from service for fraud or righteous or violent behavior while on the premises of the establishment, or theft, misappropriation or sabotage of any property of the establishment, or conviction for sexual harassment। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस मतलब बोनस नहीं मिलेगा आपको, आप डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपने ये कुछ 4 चीजों में आप इन्वॉल्व रहे हैं, इनमें से कुछ भी हो सकती है, तो इस वजह से आपको बोनस नहीं मिलेगा। अब इसे क्या है समझते हैं। सबसे पहला इसमें फ्रॉड, लाइक आप ये कह सकते हो चीटिंग है, डिसऑनेस्टी है, डिसेप्टिव एक्ट्स हैं जो कि फाइनेंशियल या रेप्यूटेशनल हार्म करते हैं कंपनी को, ये एक एग्जांपल है, मतलब फ्रॉड का एग्जांपल है कि भाई चीटिंग कर रहे हो आप, डिसऑनेस्ट हो, और ये सब चीजें प्रूफ होती हैं। राइटियस और वॉयलेंट बिहेवियर है, इन्वॉल्वमेंट है आपका फाइट्स में, वॉयलेंट है आप, एग्रेसिव बिहेवियर है। नेक्स्ट इज इसमें बताया हुआ है थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, स्टीलिंग है, रॉन्गफुली यूज कर रहे हो आप या डैमेज कर रहे हो कंपनी की प्रॉपर्टी इंटेंशनली। एंड देन कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट के गिल्टी माने जाते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आपको बोनस मिलेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे ये एक्ट में कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय ने काम अगर फुल ईयर करा है और अगर वो बोनस की और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है, तब भी दे विल लूज द राइट टू रिसीव अ बोनस, अगर वो टर्मिनेट हुए हैं एनी ऑफ द अबव रीजंस के वजह से। ठीक है, डिसमिस्ड हुए हैं सर्विस से अगर ये जो रीजंस बताए हुए हैं इनकी वजह से। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 30, एस्टेब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांचेस। Now, where an establishment consists of different departments or undertakings or has branches, whether situated in the same place or in different places, all such departments or undertakings or branches shall be treated as parts of the same establishment for the purpose of computation of bonus under this code। यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि अगर ये जो establishment है वो कंसिस्ट करती है, different departments भी हैं, undertakings भी हैं और branches भी हैं, वो situated हैं या तो same place पे या different places पे, सारे ही डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स, ब्रांचेस को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा सेम एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट। अब आ जाता है इसमें प्रोवाइडेड दैट वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर अ सेपरेट बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच
department or undertaking or branch, then such department or undertaking or branch shall be treated as a separate establishment for the purpose of computation of bonus under this code for that year, unless such department or undertaking or branch was immediately before the commencement of that accounting year treated as पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ बोनस। इसमें सिंपल ये कह रहे हैं, देखिए अगर सेपरेट आप बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बना रहे हो किसी ब्रांच अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट का, तब तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, सेपरेट ही ट्रीट करोगे। देखिए सेक्शन 30 में मेन रूल क्या है, अगर एक एस्टेब्लिशमेंट है और उसके कई सारे डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस हैं तो वो एक ही मानी जाएगी। मतलब कंपनी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, ब्रांचेस हैं, whether they are located in the same city or different places, they will generally be considered part of single establishment जब हम बोनस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम सिंगल एस्टेब्लिशमेंट ही उसे कहेंगे। यहाँ पे मतलब ये है कि कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कंसिडर की जाएगी बोनस की कैलकुलेशन के लिए, एंड इंडिविजुअल ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस नहीं की जाएगी। मीन्स हमने एक साथ सारे डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग्स की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना लिए और उसके बाद हम बोनस को कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो प्रॉफिट से ही जाना है। तो सेक्शन 30 में मेन रूल है, वन एस्टेब्लिशमेंट है इक्वल्स टू ऑल डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस। ठीक है, अगर कंपनी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग्स ब्रांचेस हैं और वो कहीं पे भी लोकेटेड हैं, या तो सेम सिटी में है या डिफरेंट प्लेसेस में है, तो जनरली क्या होगा, हम कंसिडर करेंगे सिंगल एस्टेब्लिशमेंट जब हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं। ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हम बोनस को कैलकुलेट करेंगे तो एक प्रॉफिट निकाला जाएगा। वो जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट निकालने के लिए हम सारे डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग्स की इनफ्लो एंड आउटफ्लो लेंगे, एक साथ मर्ज करेंगे और तब उस प्रॉफिट को निकालेंगे और बोनस हम देंगे। ठीक है, अगर हम उन्हें अलग अलग कंसिडर करेंगे तो मे भी हो सकता है कि किसी एक डिपार्टमेंट का लॉस आ रहा हो, किसी एक का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ मर्ज कर लेंगे और उसके बाद हम वो एक एलोकेबल सरप्लस निकालेंगे और वहां से फिर हम बोनस देंगे। मेन पर्पस यहाँ पर यह है कि कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम एक साथ निकालें और फिर बोनस दें। लेकिन अब इसमें एक प्रोवाइडेड आ गया, जो कह सकते हो आप एक्सेप्शन है, सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंट्स का। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया अबव रूल का कि कोई डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और ब्रांच है जहाँ पे सेपरेट बैलेंस शीट और P&L अकाउंट है, बनता है उनका, और ये जो अकाउंट्स हैं ये मेंटेन होते हैं सेपरेटली स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर के लिए। तो वो जो यूनिट है वो ट्रीट की जाएगी सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट बोनस की कैलकुलेशन के लिए उस ईयर के लिए। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन तब अप्लाई नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन तब अप्लाई नहीं करेगा जब डिपार्टमेंट और ब्रांच ऑलरेडी कंसिडर्ड है पार्ट ऑफ मेन एस्टेब्लिशमेंट पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में, अनलेस उसका स्टेटस चेंज होता है फॉर्मली। ठीक है, अगर हम पीछे से एक साथ ही बनाते हुए आ रहे हैं, मेन एस्टेब्लिशमेंट में ही कंसिडर हुआ आता है, मेन एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स बन रहे हैं, तब ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्टेटस फॉर्मली प्रॉपर्ली चेंज करोगे तभी वो सेपरेट कंसिडर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी ईयर में आपने सोचा चलो अब हम सेपरेट बना लेते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये है कि कहीं के प्रॉफिट ज़्यादा हो गए, कहीं का लॉस ज़्यादा हो गया, तो आप वहाँ पे प्लानिंग करने लगो कि बोनस देना ना पड़े, कम देना पड़े। इसलिए यहाँ पर ये एक रूल बनाया गया है कि एक ही इस्टेब्लिशमेंट कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो सेम प्लेस सेम सिटी पे है या डिफरेंट प्लेस डिफरेंट सिटी में है। और प्रोवाइडेड में हमने एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगर अलग से सेपरेट बनता है P&L और बैलेंस शीट तो आप उसे सेपरेट कंसिडर कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 30 एस्टेब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांचेस। चलिए, अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, आई होप सो ये समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सेक्शन 31 पेमेंट ऑफ बोनस आउट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। जो हम एलोकेबल सरप्लस की बात कर रहे हैं उसमें से पेमेंट ऑफ बोनस की बात करेंगे। सेक्शन 32 में हम चेक करेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स कैसे कॉम्प्यूट होंगे। 33 में हम चेक करेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस, ये जो सरप्लस की बार बार बात हो रही है, एलोकेबल सरप्लस, ये कॉम्प्यूटेशन कैसे होगा। एंड 34 में सम्स डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट्स एंड 35 है कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉयर। ये नेक्स्ट 5 सेक्शंस हैं, लेट्स सी हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि मैं इन्हें बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। सो लेट्स सी नेक्स्ट सेशन में हम कितना कंसिडर कर पाते हैं। सो आई होप सो ये हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।